वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, जो अभी भी पारंपरिक निवेश विकल्पों की ओर ही अपना पैसा डालना चाहते हैं। उनका रुख बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेने वाला होता है अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन निवेश विकल्पों में आप ऐसा सोचते हैं कि आप जोखिम नहीं ले रहे हैं और आपको एक तय ब्याज दर पर पैसा मिल रहा है, कमाई हो रही है, तो उसमें कोई जोखिम इन्वॉल्व नहीं है। उसमें भी जोखिम इन्वॉल्व है। लेकिन उसके साथ साथ किसी भी तरह, उसके अलावा अगर हम देखें तो किसी भी निवेश विकल्प में कोई ना कोई जोखिम हमेशा से जुड़ा ही होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की और पोस्ट ऑफिस से जुड़े स्कीम्स की। अब यहाँ पर ब्याज दर के फ़ायदे जो आपको मिल ही रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल ऊंची ब्याज दरों का एक माहौल भी हम देख रहे हैं जिसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। इनकी जो ब्याज दर है वो हर तिमाही उसकी समीक्षा भी होती है और कुछ स्कीम्स में तो आपको 8-8% के आसपास का ब्याज भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे भी हम फिलहाल फ्लैश करेंगे, तमाम पोस्ट ऑफिस से जुड़ी स्कीम्स भी फ्लैश करेंगे और जो रिटर्न आपको फिलहाल मिल रहा है इस तिमाही, उसको भी फ्लैश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो इनमें निवेश करना चाहते हैं, तो क्या सोचकर, किन बातों को ध्यान में रखकर जो है आपको ये निर्णय लेना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर आप इनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे भी रहे हैं तो क्या इन्हीं को जगह देनी चाहिए, क्या इन्हीं पर अपनी निवेश की रणनीति और निवेश लक्ष्यों को फिक्स करना चाहिए। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और फिलहाल जो स्कीम्स आप देख रहे हैं ये छोटी बचत योजनाओं के तहत आती हैं और हर तिमाही इनकी समीक्षा की जाती है और हर तिमाही इनकी ब्याज दरों की समीक्षा होकर या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में फिलहाल आपको जो है 8.2% के आसपास का ब्याज जो मिल रहा है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर 7.5%, किसान विकास पत्र पे भी आपको 7.5% की जो है ब्याज दर मिल रही है। अब ऊंची ब्याज दर का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि फिलहाल का माहौल ऐसा है, आने वाले समय में ब्याज दरें घटनी शुरू हो जाएंगी, तो इन पर भी हम जो है ब्याज दरें घटनी आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन ये स्कीम्स कौन कौन सी है और कैसे आपके काम की हो सकती हैं, समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज़, मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और छोटी बचत योजनाओं के बारे में समीर, अक्सर बहुत सारे लोग बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत ऊंची ब्याज दरें नहीं मिलती है। वो एक दौर था जहां पर अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय से हम एक माहौल देख रहे हैं जहां पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो उसका एक फ़ायदा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो भी क्वार्टरली रिव्यू होती हैं, इन स्कीम्स को रिव्यू किया जाता है, उसके मुताबिक जो है ब्याजें तय होती हैं। मोटे तौर पर कौन सी सबसे लोकप्रिय पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं या स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जहां पर अधिकतर लोग निवेश करते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं, समीर? धन्यवाद कविता जी, आपने मुझे आपके शो पे फिर से आमंत्रित किया। अब अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, जहाँ पे जो बहुत फेमस स्कीम्स है, उसमें एक आता है एनएससी, दूसरा मंथली इनकम स्कीम आता है, और सुकन्या समृद्धि योजना जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ वो 1 साल 1.5 साल पहले, और रिकरिंग डिपॉजिट, ये 3-4 स्कीम बहुत अच्छी चलती है। जहाँ पे ज़्यादातर रिटेल निवेशक जिनको रिस्क नहीं लेना आता है, उनके लिए ये सही रहती है और काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ स्कीम्स यहाँ पे जिनका जिक्र करना है और दर्शकों को बताना होगा कि कौन कौन सी स्कीम्स है और किस किस तरह से लोग इसमें निवेश भी करते हैं, जो स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही है। एक बार मैं पढ़ भी देती हूँ। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे लगभग 7.1% के आसपास की ब्याज दर मिल रही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी काम की स्कीम है और यहाँ पर बहुत निवेशकों का रुझान भी है। 8.2% का ब्याज फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है। 3 साल पेपर जो होता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट हम इसको कहते हैं, यहाँ पे 7.1%, और 3 के बाद 5 साल का भी टाइम डिपॉजिट होता है जहाँ पे 7.5% तक का आपको ब्याज फिलहाल मिल रहा है। मंथली इनकम स्कीम होती है, 7.4% यहाँ पर मिल रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7, किसान विकास पत्र 7.5, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 7.5 और सुकन्या समृद्धि योजना लगभग 8.2% के आसपास की ब्याज दर फिलहाल मिल रही है। अब इन तमाम स्कीम्स को हम देखते हैं समीर, और इन्हें आपके पोर्टफोलियो में कब कैसी जगह देनी चाहिए उस पर बात करते हैं। देखिए, पीपीएफ हम सब जानते हैं कि लोग रिटायरमेंट पीएफ के साथ साथ पीपीएफ में भी रिटायरमेंट के लिए निवेश करना ज़रूरी समझते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये एक पहला निवेश का ऑप्शन भी होता है, उनकी पहली इन्वेस्टमेंट भी होती है
पीएफ के साथ-साथ पीपीएफ जब भी कमाना शुरू करते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में, क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंशियल गोल लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, आपकी बेटी की बेहतर भविष्य के लिए पैसे आपको मिलेंगे उसके 18 या 21 साल के आसपास होने पर, तो इसका बहुत ज़ोरों से इस्तेमाल हो रहा है। रुझान आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है निवेशकों का। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी हम देख रहे हैं कि लोग निवेश करते हैं ज़्यादा। अच्छा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र अभी अभी शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी कम है लोगों में, लेकिन इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। और निवेश की लिहाज से, कमाई के लिहाज से, और विमेन स्पेसिफिक स्कीम है क्योंकि तो अगर आप एक महिला उद्यमी हो या अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि हम सब कहते हैं कि महिलाओं के पास अपनी खुद की एक कमाई होनी चाहिए, उन्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, अपनी सेविंग्स करनी चाहिए, तो उस दिशा में ये भी एक बहुत कारगर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इन्हें स्ट्रैटेजाइज कैसे कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, किस तरह से इन पर डिपेंडेंट ना रहकर भी आपको एक स्ट्रैटेजी लगेगी, समीर, कैसे डिसाइड करें, कैसे बनाएं? तो कविता जी, अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपके नीड के हिसाब से उन्होंने अलग किया हुआ है। अगर हम बात करें मंथली इनकम स्कीम की, तो जैसे आप कोई नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करते हो, उसमें अगर आपको मंथली इंटरेस्ट का पे आउट चाहिए, तो ये स्कीम यहाँ पे आप कंसिडर करो। मंथली अगर आपको पेंशन चाहिए या आपको मंथली इनकम अपने डिपॉजिट से चाहिए, तो वो केस में आप मंथली इनकम वाला स्कीम ऑप्ट करोगे। एनएससी आपको पता है बहुत वन ऑफ द फेमस इंस्ट्रूमेंट है पोस्ट ऑफिस का। यहाँ पे आपको अगर आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट चाहिए प्लस टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको अंडर सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल जाएगा और साढ़े 7.7% एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको आपको टैक्स बेनिफिट के साथ-साथ आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपका स्पेसिफिक गोल है अपनी बच्ची के लिए एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना, तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम आई है, वो बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप गर्ल चाइल्ड 10 साल से नीचे की उम्र के गर्ल चाइल्ड है, तो उनके लिए ये स्कीम एलिजिबल है, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹250 करना है और आप एडिशन ₹50 के मल्टीपल में कर सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आप लगभग करीबन 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे 8.2% का कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न जनरेट होता है। ये अच्छा इसलिए है कि अगर बच्चा 18 साल पे होता है, जहाँ पे आप उसको 18 साल के बच्चे की एज 18 साल की होती है, तो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं या 10वीं पास हो जाता है और उनको फर्दर स्टडी के लिए पैसा चाहिए, तो ये दोनों केस में ये 18 साल पे यूज़ कर सकते हैं, वरना ये 21 साल तक चलता रहता है, आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। तो ये स्कीम बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके रखी हुई है, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन या मैरिज के पर्पस से अगर आप सेविंग कर रहे हो, तो 8.2% कंपाउंडेड एनुअली बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। फिर अगर हम बात करें सीनियर सिटीज़न्स के लिए, तो सीनियर सिटीज़न का सबसे पहला होता है कि उनको मंथली इनकम चाहिए, पेंशन एज़ अ पेंशन इसको पेंशन की तरह उनको इनकम चाहिए होती है। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट आप जो भी आप अगर आप इंडिविजुअल नाम पे करते हो, तो 60 साल से ऊपर वाले लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है इंडिविजुअल नाम में। अब यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको ये 8.2% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दे रहा है, व्हिच मीन्स ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे आप एडिशनल 8 साढ़े 8% का 8.2% रिटर्न निकालना कंपाउंडेड के साथ, ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। डेट फंड के मुकाबले देखने जाओ तो यहाँ पे भी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सो ये सारे स्कीम जैसे इन्वेस्टर का नीड है, वैसे पोस्ट ऑफिस ने डेट साइड में सिक्योरिटी के साथ बनाया हुआ है। रिस्क हालाँकि बहुत कम है बिकॉज़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट टेकन इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे रिस्क चांसेस बहुत ही कम है। और जैसे हम हर बार बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी करते हो तो इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन आपको करना होता है। तो डेट साइड इन्वेस्टमेंट के लिए जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी निकलती है उसमें से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है पोस्ट ऑफिस के पास।
और ख़ास बात ये भी है कि इन खातों को खोलने के लिए समीर आपको बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम अमाउंट क्या होगा इन तमाम स्कीम्स में जो भी आपने अभी जिक्र की हैं और रेकमेंड किए हैं अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए? मिनिमम से मिनिमम अमाउंट जिसमें आप ये खाता खोल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट तो देखिए बहुत में मिल भी रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फीचर, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अरे हमारे पास खाता खोलने के लिए पैसे नहीं है या निवेश की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल से इनकी, राइट? हाँ, कविता जी, इसपे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे आप अगर आप रिकरिंग डिपॉज़िट करते हो, वहाँ पे आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट मात्र ₹100 है, राइट? अगर आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पे आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट सिर्फ़ ₹1000 है। मंथली इनकम वाले स्कीम में भी आपका सिर्फ़ ₹1000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आप इवन केवीपी करते हो, उसमें भी ₹1000 है। आप सारे स्कीम, बाकी के सारे स्कीम ले लो, सारे में ₹1000 मिनिमम है। सुकन्या समृद्धि में ₹250 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। सो ये सारे स्कीम मिला के आपको सिर्फ ₹1000 अगर आपके पास है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट। अब इस तरह की स्कीम्स में क्योंकि आपने पैसे लगाए हुए हैं और क्योंकि अब एक माइंडसेट की बात है, देखिए समीर, क्योंकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं और उन्हें फिक्स्ड इनकम में कंफर्ट लेवल ज़्यादा लगता है। इस सोच के ज़रिए और इस सोच के चलते वो कभी और वेंचर आउट नहीं कर पाते हैं। स्मॉल सेविंग से निकलकर अगर बहुत ज़्यादा उनको कंफर्ट महसूस होता है तो वो शायद फिक्स्ड डिपॉजिट में होगा। उसके बाद वो अगर थोड़ा सा और आगे जाना चाहें तो किसी भी इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट एड ऑन के साथ जो है वो कंफर्ट अपना महसूस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कैसे आप इस तरह के निवेशकों को समझाएंगे कि थोड़ा सा पैसा सुकन्या समृद्धि को आप बच्चों की एजुकेशन के लिए लाइंड अप कर सकते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिटीजन सेविंग स्कीम काम की हो सकती है, पीपीएफ को आप रिटायरमेंट के लिए डाल सकते हैं, लेकिन कैसे आप उन्हें ये समझाएंगे कि केवल इसी पर आश्रित नहीं रहना है, क्योंकि फिलहाल तो ऊंची ब्याज दरें दिखाई देगी लेकिन इन ब्याज दरों में भी कमी आएगी और उसी हिसाब से आपकी कमाई पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये समझाइएगा समीर। जी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जैसे अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। अगर हम कोई भी एक चीज़ ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो बाकी का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और आप बीमार हो जाते हो। या वो पर्टिकुलर जैसे अगर मैंने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लिया और विटामिन नेग्लेक्ट किया, तो जो विटामिन कम लूँगा, वो विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी और वो बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अगर डेट साइड इन्वेस्टमेंट में करते हो, जैसे आपने देखा ये सारे के सारे जो स्कीम्स है इसमें 7.2% से लेके 8.2% तक के एवरेज रिटर्न है। अब ये रिटर्न क्या है, अगर आप इन्फ्लेशन देखने जाओगे तो इन्फ्लेशन के बराबर है। अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न अगर अपने इन्वेस्टमेंट पे जनरेट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपने पैसे का मूल्य थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे कम कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑलवेज़ सजेशन ये रहता है कि आप जभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसको पोर्टफोलियो को इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड, आपको जो भी जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे डाइवर्सिफाइड करें इन्वेस्टमेंट को। सारे के सारे डेट इन्वेस्टमेंट में रखने से क्या होगा, आप इन्फ्लेशन जो हिसाब से बढ़ रहा है, वो हिसाब से आपका रिटर्न जनरेट नहीं हो पाएगा और इवेंचुअली आपने जो पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो सजेशन ऑलवेज़ ये रहता है कि आपका पोर्टफोलियो हेल्दी और वेल बैलेंस्ड तभी होता है, जब आपका राइट अमाउंट का एक्सपोज़र डेट में और इक्विटी में और बाकी एसेट क्लास में होता है। अदरवाइज़ वो इम्बैलेंस रहता है, तो प्रॉपर रिटर्न जनरेट नहीं होता है। हाँ। और राइट, तो चलिए पोस्ट ऑफिस स्कीम को लेकर ये तमाम बारीकियां जो हमने आपके सामने रखी हैं, और बहुत सारे निवेशक, क्योंकि आपको टैक्स का फ़ायदा मिलता है इसीलिए भी पोस्ट ऑफिस और छोटी बचत योजनाओं में रुचि रखते हैं इन्वेस्टमेंट की। वो एक एंगल को कंसिडर करना गलत नहीं है, बिल्कुल आपको टैक्स सेविंग, अगर आप ख़ास तौर से ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि ओल्ड रिजीम के तहत टैक्स भरते हैं। अभी तक तो अधिकतर लोग हम देख रहे हैं लगभग 75% नॉन बोर्डिंग नई टैक्स रिजीम के तहत हो चुकी है। इस तरह के बेनिफिट को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की स्कीम्स को मिलाकर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है और ना कि केवल इसी तरह की स्कीम्स में अपने पैसे को निवेश करना है। और यही बात अलग अलग तरीके से हमने इस चर्चा में भी शामिल की है और बाकी तमाम बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं इस तरह की स्कीम्स में वो भी आपको बताए हैं।
फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि इस चर्चा को हमें यहीं थोड़ा सा थामना होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर आपके सवालों के जवाब देंगे। आज शुरुआत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको शेयर बाजार की तमाम बारीकियां समझाते हैं आसान भाषा में। और इस शो में हमारी खास बात ये है कि अगर आप शेयर बाजार में शेयर खरीद कर प्रवेश नहीं करना चाहते तो कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप शेयर बाजार का हिस्सा बन सकते हैं, इसी पर हमारा फोकस रहता है। इसी के इर्द गिर्द हमारे दर्शकों के सवाल भी होते हैं। अच्छा, सवाल दर्शक जो है इस शो में पूछ सकते हैं। अगर आप भी शो देख रहे हैं तो आप अभी भी अपना सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन बेहद आसान है। एक क्यूआर कोड जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर जो है आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही भले ही आपका सवाल किसी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हो या कोई शेयर स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं या जनरल अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो किसी कंपनी के बारे में, किसी म्यूचुअल फंड के बारे में या कोई रणनीति चाहिए हो, स्कैन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को और नंबर से जुड़ जाएंगे, उस पर अपना सवाल भेज दीजिए। और इसके अलावा तो यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख ही रहे हैं, वहाँ भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में ये है वो तरीका सवाल पूछने का। समीर शाह एक्सिस सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के आज लाइव जवाब देंगे। और समीर, चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और हमारे पहले दर्शक निखिल उपासे भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं और मुबारकबाद आपको देना चाहती हूँ। जुड़वा बेटियां हुई हैं आपको और आपने उनके पैदा होते ही, जन्म लेते ही आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू कर दिया है उनके बेहतर भविष्य के लिए। ये एक ऐसी रणनीति आपने अपना ली है जो न सिर्फ आपकी बेटियों के काम आएगी बल्कि उन्हें भी सिखाएगी कि कैसे उन्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी दर्शकों को तो आपने प्रेरणा दे ही दी है इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाकर। तो बहुत अच्छा लगा निखिल, आपने ये जानकारी हमें दी और अपना सवाल भी हमसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए। मैम, मुझे अभी 1 तारीख को 2 बच्चियां हुई पिछले लास्ट मंथ जुलाई में। जी, तो उनके भविष्य के लिए मैं म्यूचुअल फंड निकाला हूँ। तो जो मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए उसमें से कुछ मतलब अभी स्टार्ट किया ना, तो अच्छा सजेशन अगर मिल जाता था तो अभी से चेंज कर सकते थे। आगे जाने से अच्छा है कि अभी अगर रिव्यू किया है तो अच्छा, इसलिए ये किया था। ठीक है, 2 ब्लू चिप है आपके पास और आपके पास मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप आपने ले लिया है। आपने एलएसएस लिया है एसबीआई का और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी डेट फंड्स भी लिया है, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। 10,000 रुपये आप अभी निवेश कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने इतनी सारी स्कीम्स डाल दी हैं पोर्टफोलियो में? मैम, अभी सब इसमें एक डाल दिया। अभी 25 साल के रखना है और आगे आगे जाके मतलब इंक्रीज भी करना है हर साल, नहीं क्या? जी, हर साल इंक्रीज करना है। जी, मैं समझ गई। आप 10,000 कर रहे हैं और इसीलिए आपने इतने फंड्स भी डाल दिए हैं। अच्छा निखिल, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। बहुत अच्छी बात है आप अपनी बेटियों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं? नहीं मैम, इसके पहले नहीं। वो मतलब प्लान बनाया था 5-6 महीने पहले ही कि जब डिलीवरी डेट आएगी उसी महीने में निकालूंगा, जिस दिन बर्थ होगा बच्चों का या बच्चों का, जिस दिन बर्थ होगा उसी महीने में निकालूंगा। मतलब उनके साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी होते रहेगा, खास उनके लिए। बहुत अच्छी बात है, आपने शुरुआत की है, उसी की मैं दाद देती हूँ। पर बस इतना कहूँगी कि बेटियों के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी सोचिएगा। फिलहाल तो प्राथमिकता मेरे ख्याल से बेटियों के पढ़ाई लिखाई के खर्चे को जोड़ने की ही हो आपकी, लेकिन कुछ समय के बाद अपने रिटायरमेंट की भी प्लानिंग आप शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा रकम, उतना ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे। फिलहाल समीर के पास जाते हैं और समीर से पूछते हैं कि फंड्स अगर बहुत सारे हैं तो कहाँ कम किए जा सकते हैं, और उससे भी पहले
समीर, क्योंकि इनके पास अब बहुत समय है, देखिए मैं 20 साल का समय तो ऐसे ही पकड़ के चल रही हूँ केवल बेटियों के एजुकेशन के गोल के लिए और उनके सिक्योर्ड फाइनेंशियल लाइफ के लिए। तो कितना बढ़िया तरीका, देखिए उनके जन्म लेते ही, पैदा होते ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर ली। तो पहले तो निखिल जी बधाई हो आपको, 2-2 लड़कियाँ हुई है। आई एम और आपने उससे भी ज़्यादा आपने एक अच्छा काम किया कि उनको उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपने डे 1 से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही कम इन्वेस्टर ही कर पाते हैं, आप उनमें से हो। सो आपने बहुत अच्छा काम किया। अब हमने आपका पोर्टफोलियो देखा ना, तो निखिल जी एक ही सजेशन है, जभी भी आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में करते हो, तो मैक्सिमम 7 स्कीम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। आपने जो भी स्कीम सिलेक्ट करी है, सारी की सारी अच्छी है, बट 7 स्कीम से ज़्यादा बाहर जाते हो ना, तो ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है और वो कहीं न कहीं रिटर्न पे इम्पैक्ट करता है। सो हमारा सुझाव पहला ये है कि अगर आप जो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, उसको आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ मर्ज कर सकते हैं। दूसरा, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है, राइट? उसको आप ब्लू चिप के साथ जो कैनरा रब्बो का ब्लू चिप फंड है, उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। ये 2 हाल-फिलहाल सजेशन है। स्कीम बहुत ही अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो हम ये सुझाव नहीं कर देंगे कि आप इसको अभी के अभी करो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सजेशन ये रहेगा कि आप ये स्कीम में से 2-3 स्कीम को मर्ज करके टोटल 7 स्कीम तक ला दें। दूसरा, जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है निखिल जी, तो सुझाव ऑलवेज़ ये रहता है कि आप एक निश्चित राशि तय करें, कितना आप इकट्ठा करना चाहते हैं 20 साल में। वरना क्या होगा, आप जैसे अभी आपने ये 10,000 की एसआईपी अगले 20 साल तक अगर हम कंटिन्यू रखते हैं, तो करीबन 1 करोड़ तक का ही 1 करोड़ तक का ही फंड इकट्ठा होगा। जबकि तब के हिसाब से ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, शायद हायर एजुकेशन का हो सकता है, शायद उनको उनके मैरिज के लिए ज़रूरत हो सकता है, फॉरेन एजुकेशन के लिए हो सकता है। तो बहुत सारी नीड होती है, तो वो हिसाब से आप पहले फंड सेट करें कि आपको कितना फंड इकट्ठा करना है। उसके बाद आप अपना निवेश स्टार्ट करते यानी उसके हिसाब से आप अपना मंथली निवेश सेट करते हो ना, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपने जो लक्ष्य सेट किया है, वो आप आराम से अचीव कर पाओगे। चलिए, काफ़ी आसान तरीके से निखिल आपको समीर ने बदलाव बताए हैं जो आपको करने हैं। कोई ख़ास और सवाल जो आप पूछना चाहते हैं समीर से? मैम मेरी एलआईसी में भी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो उसको चालू रखूँ कि कैसे? एलआईसी का कौन सी स्कीम होगी निखिल? जीवन आनंद में मैम 7,000 है, और जो अभी जो ये निकली जीवन लक्ष्य जो कन्यादान पॉलिसी कहते हैं, उसमें 3,000 की है। मतलब 10,000 पूरे ये दोनों इसमें अभी अभी पच्चीस शुरू पच्चीस किया साल है? के लिए। मैडम लास्ट साल, मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर शुरू किया है आपने? हाँ, जीवन आनंद मैम मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, 2019 में। ये कन्यादान 1 साल पहले शुरू किया। और दोनों में कितना है आपका? 25-25 साल का समय है? हाँ, 25 साल में। ये भी म्यूचुअल फंड भी 25 साल ही और है, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ, मतलब उनके भविष्य के लिए। मेरा अभी फिलहाल सब कुछ समझ अच्छा है। गए। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है, होना हाँ। चाहिए, लेकिन मुझे आपसे बस ये पूछना है कि आपका जो पॉलिसी अमाउंट है वो कितना है? जीवन आनंद का 7,000 है मैम। नहीं, 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 जो आपको 25 साल के बाद बोला गया है आपको हाथ में आएगा। वो जो जीवन आनंद है उसका 1 करोड़ 30,000 है, और हुँ, कन्यादान जो पॉलिसी है उसमें पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन पैसा 13 या 14 लाख मिल रहा 25 साल के बाद। लेकिन हुँ, उसमें कैसे समझो, गलती से कुछ हुआ तो उसमें फिर फैमिली को हुँ। बेनिफिट है। तो जीवन उसके आनंद बदले में आपने अच्छा अपने है लिए थोड़ा। टर्म प्लान नहीं लिया है? टर्म टर्म प्लान प्लान अभी लिया है? टर्म प्लान नहीं लिया मैम, लेने वाला हूँ अगले महीने। हुँ। टर्म जीवन प्लान लक्ष्य और में हेल्थ आपको बोल रहे इंश्योरेंस हैं कि लेने वाला 25 हूँ। साल के बाद जीवन लक्ष्य में हाँ हमको बोल रहे हैं कि 25 साल के बाद आपको 13 से 14 लाख मिल जाएँगे। वो क्या हाँ काफ़ी हाँ। होंगे आपके लिए? नहीं मैम। क्या उससे बेहतर अगर आप एक टर्म प्लान ले लेते अपने लिए हाँ, अभी? टर्म प्लान ले रहे हैं और मैडम। टर्म प्लान वो एल लेना चाहिए इसी आपको। का सोच रहा। बहरहाल
ठीक है, एक क्विक टेक लेते हैं समीर का इन दोनों ही पॉलिसीज़ पर। और आपको पता ही है टर्म प्लान लेना ही है आपको, तो वो आप सही सोच रहे हैं। अब क्या करें समीर, इन्होंने चलिए 10,000 ही है, आगे शायद ना करने की सलाह आप इनको देंगे इस तरह का निवेश, पर अब बताइए क्या करना चाहिए? तो निखिल जी, अभी तो मैं आपने 1-2 साल ही हुआ है निकलने में रिस्क ये रहेगा, आपने जो फर्स्ट प्रीमियम पे किया है, वो सरेंडर वैल्यू के हिसाब से कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो आपने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है, अगर 1 साल ही हुआ है, तो आपने जो पहला प्रीमियम या दूसरा प्रीमियम भरा है, अगर आप सरेंडर करते हो, तो सरेंडर वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो ये हिसाब से हमारा सुझाव एज़ ऑफ नाउ ये नहीं रहेगा कि आप ये इसको बंद कर दो, वरना आप जो पैसा भरा है, वो भी चला जाएगा। बट आगे जाके आप कोई भी ट्रेडिशनल प्लान, इनको हम ट्रेडिशनल प्लान बोलते हैं, जहाँ पे आप कोई पैसा भरोगे, निश्चित अवधि के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट वापस मिलता है। ऐसे प्लान ना लें। इसका जैसे आपने अभी बताया, आप अगर ₹7,000 आप डाल रहे हो, 25 साल के बाद आपको 1 करोड़ समथिंग रुपया वापस मिलेगा। अगर आपने ये ₹7,000 का आप एसआईपी स्टार्ट कर लेते हो हर महीना, तो भी वो 1 करोड़ समथिंग तक पहुँच जाएगा। सो सजेशन ये है कि आप हो सके तब तक ट्रेडिशनल प्लान ना लें। अ, आप सिक्योर जैसे भी आप पैसा अर्न करना चालू करते हैं, तो उसमें सबसे पहला बकेट होता है सिक्योरिटी, जिसमें आप अपना टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें। फिर दूसरा प्लान आता है, वो है रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चालू करें। तीसरा होता है, जैसे आपने गोल ओरिएंटेड, जैसे आपने बच्चियों के लिए स्टार्ट किया, वो करें। और चौथा होता है लग्ज़रियस आइटम, यानी जैसे आपके कोई शौक हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, या आपको घर खरीदना है, या आपको अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके वो टाइप के गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। तो जब भी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करते हो, तो पहला सिक्योरिटी वाला होना चाहिए, जो है टर्म प्लान और जनरल इंश्योरेंस। हम जनरली ट्रेडिशनल प्लान कभी रिकमेंड नहीं करते। ऑलराइट निखिल, थोड़ा सा इन बातों पर गौर कीजिएगा और आगे से सोच समझकर इस तरह के प्लान्स में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, कमलेश कुमार। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी कमलेश। मैम, मैं महीने की 10,000 की एसआईपी करना चाहता हूँ और मैं ओके सजेशन चाहता हूँ कि मैं किन फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करूँ। ओके, चलिए कमलेश, जो सवाल हमारे पास आया था उसमें 5,000 था। मेरे ख्याल से अच्छी बात है, आपने निवेश को और बढ़ा दिया है। तो जी अब मैम। समीर, 5,000 नहीं 10,000 के लिए बताइए कहाँ इनको निवेश करना चाहिए। तो कमलेश जी, पहले तो जब भी आप ये 5,000, 10,000 जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हम जी हम हमारे एंड से पहले सुझाव ये रहता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो, उसके साथ कोई एक गोल लिंक करो। अगर गोल लिंक करे बिना अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट रिडीम हो जाता है, और आप साइज़ेबल कॉर्पस जमा करने के इंटेंशन से आपने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, वो आधे में अटक जाता है। आज की डेट में पहला हमारा सुझाव ये रहेगा, इन्वेस्टमेंट आपको जो स्टार्ट करना है 10,000 का, उसमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में आप एक एसआईपी स्टार्ट करें। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में एक एसआईपी स्टार्ट करें। अभी आपने 10,000 बोला है, तो 2 फंड और ऐड कर देता हूँ। एक है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ऐड करें, और एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हो। कमलेश, जी मैम। ऑल द बेस्ट। आपको 2 नाम दे दिए गए हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यूट्यूब से इकबाल का सवाल मैं लूँगी। और समीर, इन्होंने एसबीआई फोकस्ड फंड में एसआईपी कर रखी है 3,000 की, 7,000 की पराग पारी फ्लेक्सी कैप में। एचडीएफसी में लमसम है इनके पास 20,000 रुपये, और 15 साल के लिए अपनी 2 बेटियों के लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है इन फंड्स में। बताइए। सो इकबाल जी, इंफॉर्मेशन काफ़ी अधूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो हिसाब से आप अगले 15 साल में जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है, उससे 62 लाख रुपीस का एयूएम इकट्ठा होगा। हालाँकि एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपके पोर्टफोलियो में आपने बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं ली हुई है, और जो भी स्कीम ली हुई है, वो बहुत सही तरीके से ली हुई है। बट जैसे ऑलवेज़ कहा जाता है कि आप जभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो कितनी राशि इकट्ठा करनी है, वो पहले एक गोल सेट करें। उसके मुताबिक आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। चाहे अभी जैसे आप छोटा इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, बट आगे जाके आप उसको बढ़ा के अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो।
तो सजेशन ये है कि आप अपने दोनों बच्चे के लिए कितना-कितना फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, वो एक सेट करें और उसके मुताबिक एक अमाउंट निकालो और वो हिसाब से हर महीने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। बाकी फंड सिलेक्शन आपका सो फार सही है। विश्वजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार मैडम। विश्वजीत जी, कहाँ से मैडम, बोल रहे हैं? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैडम, मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और जी सर। मेरा जो इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है वो अपना जो यूटीआई मिड कैप है और एक है अपना यूटीआई फ्लेक्सी और है एसबीआई स्मॉल कैप। तो तीनों में मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। एक लेकिन सेकंड, सबसे अच्छा जो अब विश्वजीत जी रोक रही हूँ बिकॉज मेरे पास फंड की डिटेल्स नहीं है। आपने सिर्फ यूटीआई मिड कैप बोला है और दिया है हमें मेल में। बताइएगा और कौन सा है? यूटीआई फ्लेक्सी भी है यूटीआई का फ्लेक्सी भी, ओके। और एसबीआई और? स्मॉल कैप है। एसबीआई स्मॉल कैप है। ठीक है, और बाकी मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मेरा जो मदर है वो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उनका जो रिटायरमेंट वाला जो फंड अभी मिला है उनको, तो शी हैज बीन इन्वेस्टेड इन दैट फॉर स्टेट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर्पस। बट आई एम इंसिस्टिंग हर दैट कि आपने अगर इसको उठा के हम किसी फंड में डालते हैं तो उससे कैसे रिटर्न आएगा, तो कौन से फंड में डालने से, वो सीनियर सिटीजन है तो उनका कौन से फंड में डालने से मतलब अच्छा रहेगा, ये तो मतलब मंथली रिटर्न जैसे रेगुलर ठीक है। आता है ये एफडी। उनको रेगुलर इनकम भी चाहिए होगी। कितना उनको में चाहिए होगा रेगुलरली हर महीना? हर महीना पकड़ लीजिए 15-20 हजार का। ओके तो इस सवाल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और मेरे पास समय कम है, तो पहले जो आपकी मदर की इन्वेस्टमेंट है मैं चाहती हूँ समीर उस पर आपको गाइड करें। समीर, 25 लाख का एक मुश्त अमाउंट, मदर रिटायर हो चुकी हैं और इनको हर महीने उस इन्वेस्टमेंट से पैसे भी चाहिए, बताइएगा। तो विश्वजीत जी, पहले तो आपके मदर के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी डेट फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे ऑन एन एवरेज जो भी आप ये दो फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, उसमें से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जो जैसे आपने बताया 25 लाख का आपका लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो 25 लाख का करीबन 60% जितना आप एनुअली विड्रॉ करना और ये सारे इन्वेस्टमेंट करने के 1 साल के बाद आप उसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर लेना। यानी हर महीने आप सर्टेन अमाउंट सेट करोगे, उतना निकलता जाएगा, एंड में आपके पास अच्छा पैसा वापस रहेगा। तो ये था आपके मदर के एस्पेक्ट से जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए। ऑलराइट, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन विश्वजीत जो आपने अपने फंड स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछा था, मैं चाहती हूँ कि वो डिटेल्स आप एक बार फिर से दीजिएगा, क्योंकि उसमें एसआईपी की अमाउंट नहीं लिखी हुई है और बाकी तमाम डिटेल्स की थोड़ी सी कमी है। तो वापस से आपके सवाल को हम शो पे लेंगे जब डिटेल्स आ जाएगी। बहरहाल पेशकश को समाप्त करने का समय हो चुका है क्योंकि समय ख़त्म हो गया है मेरे पास। समीर, धन्यवाद, आपका समय निकाला और लाइव दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस शो में आप भी भाग ले सकते हैं और भाग लेने का तरीका बेहद आसान है। क्यूआर कोड जो फ्लैश होगा स्क्रीन पे, उसे स्कैन कर देना है और व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहाँ सवाल छोड़ दीजिए, आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।